हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज का इस सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस सेशन में हम महाराष्ट्र नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंग्लिश, बायोलॉजी एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड इन तीनों भी सब्जेक्ट्स पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश से कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, किस ग्रामर पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन बायोलॉजी से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कि आपकी बुक से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस तरीके से। तो आपको एक आइडिया मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड अगेन नर्सिंग एप्टीट्यूड पर भी कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है जो कि आपको जनरल नॉलेज पर एक तरीके से जो आपके आप ये कह सकते हो कि आपको जो बेसिक जनरल नॉलेज है बायोलॉजी से रिलेटेड, वहां से आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। तो इन सारे क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन करा है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है ताकि आपको इजीली सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो आप हर एक क्वेश्चन को पहले आप वीडियो पॉज कर खुद आप क्वेश्चन के आंसर्स मार्क करने की कोशिश करिए, सो दैट आपको एक पता लग जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, आपको कितना आता है या फिर आपको कितनी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो इन तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। और हमें सेंटेंस दिया गया है, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है जिसको हमें डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो डायरेक्ट स्पीच इज द वे टू टेल समवन व्हाट अनदर पर्सन सेड। यानी कि आप किसी को बता रहे हैं कि उस पर्सन ने इस तरीके से बोला था, ठीक है। किसी भी दूसरे पर्सन को बताना कि उस दूसरे पर्सन ने क्या बोला था, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब इस सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट। वो इस तरीके से बोल रहा था। अगर हम जैसे नॉर्मल भी कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम क्या कहेंगे, XYZ उस पर्सन ने कहा था कि मैं उस समय उधर जाऊंगा, ठीक है। तो इसी को हमने क्या करा, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो he said that he was going to the market, तो इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ऑप्शन बी। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, द शेफ कुक द मील। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। और हमें इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि ये देखिए सेंटेंस जो दिया गया है, द शेफ कुक द मील। तो यहाँ पर मील जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, शेफ जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक्टिव में याद रखें ऑब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट में आता है, लेकिन अगर आप पैसिव में उस सेंटेंस को कन्वर्ट करें तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा और सब्जेक्ट जो है ये आपका लास्ट में आ जाएगा। तो ये सेंटेंस का अगर हम पैसिव करते हैं तो हो जाएगा द मील वॉज कुक बाय द शेफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। तो बस इस बात का याद रखिए, ऑब्जेक्ट जो है आपको पैसिव में पहले लिखना होता है और सब्जेक्ट आपका लास्ट में आ जाएगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द मील वाज कुक्ड बाय द शेफ। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, select the alternative to the underlined word, she was very happy with the result। तो देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पर अंडरलाइन हैप्पी वर्ड पर अंडरलाइन करा गया है। तो एक तरीके से इस सेंटेंस में हमें हैप्पी वर्ड पर ही फोकस करना है। अब हैप्पी वर्ड का अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्या होता है? अल्टरनेटिव मतलब सिमिलर, यानी कि अगर आप यहाँ पर हैप्पी वर्ड नहीं लिखते सेंटेंस में तो और कौन सा वर्ड आता, एक तरीके से ये पूछा जा रहा है। सिमिलर वर्ड यानी सेम मीनिंग वर्ड या फिर सिनोनिम्स भी आप कह सकते हो, ठीक है। हम कह सकते हैं कि उस वर्ड का कोई एक सब्स्टिट्यूट, उसका हम उस जगह पे कोई एक, जैसे कि हम इन जनरल वर्ड में कहते हैं कि अगर हम कोई दवाई लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं तो हमें नहीं मिलती तो हम कहते हैं उसका अल्टरनेटिव, ठीक है। उसका अल्टरनेट हम क्या यूज कर सकते हैं,
उसकी जगह पर हम क्या चीज डाल सकते हैं जो सेम रिएक्ट कर सके। तो उसी तरीके से ये वर्ड में भी है यहाँ पर हैप्पी। हैप्पी का देखिए अगर हम ऑपोजिट पूछता क्वेश्चन में तो सैड, डिसअपॉइंट और अपसेट आता, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेटिव पूछा है तो उसका आ जाएगा प्लीज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस ईच ऑफ द बॉयज हैव देयर ओन लॉकर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें हमें एक एरर बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा एरर है, या फिर ईच नहीं आना चाहिए था, ऑफ द बॉयज हैव देयर ओन लॉकर। तो इन सारे वर्ड्स में से कौन सा एक वर्ड है जो कि इस सेंटेंस में एरर है, यानी कि मिस्टेक करी गई, कुछ और वर्ड आना चाहिए। तो देखिए ईच ऑफ द बॉयज हैव जो है यहाँ पर हैव की जगह पर हैज आना चाहिए था। क्यों हैज आना चाहिए था? बिकॉज यहाँ पर जो बॉयज यूज करा गया यानी कि कोई थर्ड पर्सन की बात करी गई है, यानी कि जब भी सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट, ठीक है, इस तरीके से अगर कुछ यूज करा गया है तो उस केस में यानी कि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट यूज करा गया है तो उस केस में हैज लगेगा, ठीक है। और अगर आपका प्लूरल यानी कि आई, वी, दे इस तरीके से होता तो उस केस में हैव लगता आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, बॉयज है, तो एच ऑफ द बॉयज हैज देयर ओन लॉकर इस तरीके से आना चाहिए था। हैव है यानी कि यहाँ पर हैव वर्ड में एरर है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी हैव। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर हमें अगेन एक्टिव और पैसिव वॉइस का हमें क्वेश्चन दिया गया है। 4 ऑप्शंस है, उनमें से हमें कुछ सेलेक्ट करना है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमें क्या दिया गया है, आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। तो ये यहाँ पर आपको एक्टिव में दिया गया है और आपको जैसे कि पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक, तो इसका अगर हम करें पैसिव तो पैसिव में आ जाएगा आपका माई प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय मी नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इंग्लिश में ज्यादा करके क्वेश्चंस जो आपने देखा सिनोनिम्स एंटोनिम्स से आपको कंपलसरी क्वेश्चन आता है, देन उसके बाद आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन इन एरर्स किस तरीके से हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, आपका जो ग्रामर है लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, आपका हेल्पिंग वर्ब वगैरह, ठीक है, प्रीपोजिशंस वगैरह, ऑन, इफ, दे कब आएगा, ठीक है। तो ये सारे आपको बेसिक ग्रामर्स इंग्लिश में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल का है, आप इजीली स्कोरिंग है, आप 20 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए जैसा कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माय प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय मी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट, the inherent ability of a plant cell to grow, divide and give rise to a whole plant is called। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमें कुछ प्लांट सेल्स दिए गए हैं, ऑप्शंस में हमें बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट सेल है जो कि एक प्लांट को ग्रो करता है, डिवाइड करता है और एक पूरे एक प्लांट की जो ग्रोथ है उस सेल पर होती है जिसकी वजह से प्लांट ग्रो होता है। तो उस सेल को कहते हैं टोटीपोटेंसी। तो टोटी, टोटी का मतलब होता है टोटल, ठीक है, टोटी का मतलब होता है टोटल, और पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब होता है पोटेंशियल। एक टोटल पोटेंशियल यानी पूरी पोटेंशियल उस सेल में है कि वो एक प्लांट ग्रो कर सके, ठीक है। जैसे कि जायगोट जब फॉर्म होता है तो उसमें टोटीपोटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसी के बाद टोटीपोटेंसी का रोल प्लेस होता है जिसकी वजह से एक पूरी प्लांट की ग्रोथ बेस्ड होती है इस सेल पर, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट, which of the following is not a formed element of human blood। तो यहाँ पर हमें देखिए कुछ ऑप्शन दिया गया है WBC, RBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, और हमें बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारा ह्यूमन ब्लड का एलिमेंट नहीं है, यानी कि फॉर्म एलिमेंट नहीं है। तो फॉर्म एलिमेंट क्या होता है और ये सारे जो आपके ह्यूमन ब्लड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम समझेंगे। तो प्लाज्मा जो होता है ये आपका फॉर्म एलिमेंट नहीं होता है, बिकॉज क्या होता है प्लाज्मा जो होता है ये लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का, रादर देन
सॉलिड एलिमेंट, क्योंकि फॉर्म्ड एलिमेंट उसे कहा जाता है जो कि एक सॉलिड हो। जैसे कि फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं हमारे, वो ब्लड में सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एरेथ्रोसाइट जिसे रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स जिसे कि डब्ल्यूबीसीज कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स जो होते हैं ये आपके फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ब्लड के, लेकिन प्लाज्मा जो होता है ये एक फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होता है, ये लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, प्लाज्मा। नेक्स्ट, with the help of root pressure plants can pump water to a maximum height of dash meters, ठीक है, मीटर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए तो रूट जो प्रेशर होता है, ठीक है, रूट प्रेशर के हेल्प से जो एक प्लांट को वाटर पहुंचता है, जैसे कि हमने देखा है कि प्लांट को वाटर देना चाहिए जिसे कहते हैं, तो आपका जो यहाँ पर रूट होते हैं, तो अगर हम यहाँ से वाटर डालते हैं किसी भी प्लांट को, तो एक मैक्सिमम हाइट तक ही जो होता है एक कोई भी प्लांट को पानी मिल पाता है, ठीक है, लेकिन वो इनफ नहीं होता है उस प्लांट को ग्रो करने के लिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि हम जो रूट प्रेशर होता है, जो रूट्स में जो प्रेशर होता है जिसकी वजह से रूट जो है एक प्लांट को पानी पंप करता है ऊपर की तरफ, प्रेशर के थ्रू ऊपर की तरफ फेंकता है, तो एक हाइट पर होता है। तो जो रूट प्रेशर होता है, रूट प्रेशर के थ्रू जो प्लांट को वाटर मिलता है वो मैक्सिमम 20 मीटर, 10 to 20 मीटर के बीच में ही वाटर पहुंचता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10 to 20 meters. Next, two or more alternative forms of a given gene occupying identical loci on homologous chromosomes are called. तो देखिए एक तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें डेफिनेशन दी गई है। अब ये जो डेफिनेशन दी गई है वो आपको दी गई है एलिलोमॉर्फ्स की, आपको डेफिनेशन दी गई है। अब एलिलोमॉर्फ्स का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है एलील। आपको यहाँ पर ऑप्शन बी में एलिलोमॉर्फ्स नहीं देकर एलील भी ऑप्शन दिया जाता है, तो उस केस में आपका वो आंसर होता है। अब पहले हम देखेंगे एलील क्या होते हैं या फिर एलिलोमॉर्फ्स क्या होते हैं, उसको हम समझेंगे, देन उसकी डेफिनेशन पर जाएंगे तो आपको इजीली डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अब एलिलोमॉर्फ्स क्या होते हैं? एलिलोमॉर्फ्स का मतलब होता है अदर फॉर्म्स ऑफ जीन आप कह सकते हो, ठीक है। तो अदर या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, इसे हम कहते हैं एलिलोमॉर्फ्स। और आप इसे ये भी कह सकते हो वेरिएंट ऑफ जीन्स, ठीक है, जीन्स के वेरिएंट किस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें जीन्स फॉर हाइट, अगर हम लेते हैं, ठीक है, हाइट के जीन्स अगर हम देखेंगे तो हम कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है हाइट के लिए। तो यहाँ पर क्या है, सेम, यहाँ पर जो हमारे जीन्स है हाइट के लिए दोनों भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनके टू डिफरेंट यहाँ पर इनके टू डिफरेंट एलील्स ऑफ जीन्स फॉर दी हाइट, ठीक है। तो जब भी कोई एलिलोमॉर्फ्स या फिर एलील्स क्या होते हैं, दो डिफरेंट जीन्स, और यहाँ पर आप कह सकते हो वेरिएंट ऑफ जीन्स, एक ही जीन्स होगा लेकिन उसके दो वेरिएंट होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसी को कहते हैं हम एलिलोमॉर्फ्स या फिर एलील्स। तो इसीलिए क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, the formation of intervascular cambium in plants is done by dash hormone. तो देखिए जो हमारे प्लांट में इंटरवैस्कुलर कैम्बियम होते हैं ये किस हार्मोन की वजह से डेवलप होते हैं, तो वो होते हैं ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। तो ये हार्मोन क्या करता है, बेसिकली ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। तो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, जैसे कि रूट्स हो गए, ठीक है, स्टेम वर्ड्स वगैरह हो गए, और ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट में, माइन्यूट क्वांटिटीज में ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ में, इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। और ये इंटरवस्क्यूलर कैम्बियम जो है प्लांट में ये फॉर्म करते हैं, जिसके वजह से प्लांट की हमें ग्रोथ देखने मिलती है, और इस हार्मोन को हमें कहा जाता है यहाँ पर ऑक्सिन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रेनिन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। तो देखिए यहाँ पर हमें रेनिन दिया गया है, रेनिन किस
ऑर्गन से सिक्रीट होता है हमें ये पता है। तो रेनिन जो है ये स्टमक से सिक्रीट होता है। तो रेनिन एक तरीके से ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। अब ये जो होता है ये एंजाइम ये ह्यूमन इन्फेंट्स इसे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि जो छोटे बच्चे जो मिल्क कंज्यूम करते हैं वो उसमें क्या होता है, जब बच्चे मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उस मिल्क को डाइजेस्ट करने में ये एंजाइम काफी हेल्प करता है। अब देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक होता है रेनिन और एक होता है रेनिन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों टर्म में। ये तो हमने देखा अभी कि ये जो ह्यूमन इन्फेंट्स होते हैं उनमें जनरली जो मिल्क कंज्यूम करते हैं बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो एक एंजाइम है जिसकी वजह से मिल्क उनका डाइजेस्ट हो पाता है। लेकिन रेनिन ये जो होता है ये हमारा जो ये हार्मोन है एंड विच इज प्रोड्यूस बाय द किडनी के थ्रू ये हार्मोन प्रोड्यूस करा जाता है और जो कि ये ब्लड प्रेशर लेवल ये रेगुलेट करता है। ठीक है, ये रेगुलेट जो करता है ये रेनिन जो है ये हार्मोन ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। ये किडनी के थ्रू प्रोड्यूस होता है ये हार्मोन, लेकिन रेनिन ये एक एंजाइम है जो कि स्टमक में होता है, स्टमक में होता है ये। ठीक है, एंजाइम। और जो छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, तो उनका जो दूध कंज्यूम करते हैं उसे डाइजेस्ट कर पाता है ये एंजाइम। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट क्रिस्टी हेल्प्स इन। तो क्रिस्टी जो होता है ये किस चीज में हेल्प करता है, ये होता है आपके रेस्पिरेशन में। अब तो रेस्पिरेशन में किस तरीके से ये हेल्प करता है, क्योंकि जैसा कि फोटोसिंथेसिस हमें पता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिंथेसाइज करा जाता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब ये क्रिस्टी ये क्या होता है एक तरीके से, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में जो फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि ऐसा इस तरीके से जो फोल्ड्स होते हैं इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। और ये इसके वजह से क्या होता है, दिस फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन वेयर एनर्जी प्रोडक्शन जो है ये अकर होता है वहां पर। तो एक तरीके से रेस्पिरेशन में हेल्प होता है। तो इसीलिए ये फोल्ड की वजह से रेस्पिरेशन और अच्छा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका क्रिस्टी जो है ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, The Water Prevention and Control of Pollution Act was passed in which year? तो देखिए जो वाटर है, वाटर का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, यानी वाटर की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, वाटर का प्रिवेंशन करने के लिए जो एक्ट पास हुआ था वो 1974 में पास हुआ था। तो जनरली इस एक्ट वगैरह में क्या करा गया, एक तरीके से वाटर का जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए कुछ वो लोगों ने कुछ जैसे कि आप कह सकते हो कुछ बोर्ड वगैरह ने, ठीक है, आपके नेशन बोर्ड वगैरह ने क्या करते हैं कि उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह से किस तरीके से पोल्यूशन को रोक सके उसमें कुछ बताते हैं उस एक्ट में, उसको प्रिवेंट किस तरीके से करा जाए वाटर को। तो वो सारे एक्ट में बताते हैं वाटर को किस तरीके से उसकी क्वालिटी और अच्छी करी जाए, ये सारी चीज़ें एक्ट में बताई जाती है, जो कि 1974 में ये एक्ट पास हुआ था। और याद रखिएगा एग्जामिनेशन में जो डेज होते हैं, ठीक है, उन डेज को याद रखिएगा आपके। तो डेज वगैरह या फिर एक्ट वगैरह के जो ईयर होते हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस तो कंपलसरी देखने मिलेंगे। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्कर्वी इज अ डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी इन। देखिए स्कर्वी जो डिसीज है ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये हम समझते हैं। स्कर्वी डिसीज जो हमारे गम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आप कह सकते हैं जैसे हम हिंदी में कहते हैं जो हमारे मसूड़ा होता है दांत के साथ जो पिंकिश कलर में जो होता है, तो अगर स्कर्वी होता है तो वहां से आपको खून निकलने लगता है, आपके जो गम्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग होने लगती है। या फिर आप देखते हो कि आपकी जो दांत वगैरह होते हैं, तीत वगैरह, तो उसके जो साइड साइड में येलोइश येलोइश होते हैं किसी किसी के, तो वो एक तरीके से क्या होते हैं, उसी को हम कहते हैं स्कर्वी डिसीज। ठीक है, एक तरीके से
तो ये क्यों होता है? ये होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, विटामिन सी अगर आप आपकी डाइट में कम रखते हो तो आप देखोगे कि किस तरीके से आपके जो दांतों की जो साइड में येलोइश आपको देखने मिलता है, या फिर आपके गम्स जो होते हैं, आपके मसूड़ों से खून निकलने लगता है, आपको ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसी को कहते हैं स्कर्वी, जिसकी वजह से आपका विटामिन सी कम होता है। तो विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी डिसीज हमें देखने मिलता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। नेक्स्ट, एन एल्बो एंड नी जॉइंट इज डैश टाइप। तो एल्बो और नी जॉइंट को जो जॉइंट कहा जाता है उसे कहा जाता है हिंज जॉइंट। जो आपके एल्बो एंड नी जॉइंट में जो आपके बोन्स जॉइंट होते हैं उसे कहा जाता है हिंज जॉइंट। ठीक है, उसी तरीके से देखिए आपको एग्जामिनेशन में कोई भी जॉइंट पूछा जा सकता है, जैसे कि पाइवोट जॉइंट होता है जो कि रोटेटरी होता है, जिसकी वजह से वो अपने एक्सिस पर सिंगली रोटेट कर सकता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? जो कनेक्शन होता है बिटवीन आपके अपर आर्म एंड शोल्डर पे और कनेक्शन बिटवीन योर अपर लेग एंड हिप पर, तो उससे कहा जाता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देन उसके बाद आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो इस तरीके से आपको सारे जॉइंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है, जिससे प्लेन जॉइंट भी कहा जाता है, जैसे साइनोवियल जॉइंट जो बोन्स को स्लाइड करने में, ठीक है, स्लाइडिंग जो आपके जनरली आपको जो आपके पंजे होते हैं उसमें आपको देखने मिलता है एक तरीके से। तो इस तरीके से आपको कोई भी जॉइंट के बारे में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आपको एल्बो एंड नी जॉइंट पूछा गया है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंज जॉइंट। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। एंड दैट्स इट। अब हम इस सेशन को यही एंड करते हैं। आई होप कि इस सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको कोई भी सब्जेक्ट्स पर आपको MCQs चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट पर ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।